नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय, थीम क्या है? तो इसका थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो वही है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना ही है। और पिछली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस हुआ था उसका आयोजन हुआ था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में हुआ था, और 2024 में हुआ था। और उस समय थीम था आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी भूमि हमारा भविष्य। और 2023 में हुआ था कोट डी आइवरी में, और उस समय भी प्लास्टिक पॉल्यूशन का समाधान इसका थीम था। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन का नारा दिया गया था उस समय भी। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 सेलिब्रेशंस? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 समारोह की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कोरियाई गणराज्य कर रहा है, यानी साउथ कोरिया में इसका आयोजन हो रहा है। और साउथ कोरिया के जेजू प्रोविंस में इसका आयोजन हो रहा है, जेजू राज्य में इसका आयोजन हो रहा है। वही इसका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मेजबान स्थल है। और 2022 में ही इस राज्य ने यह विजन लाया था कि यह फ्री ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण से यह मुक्त हो जाएगा 2040 तक। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है, और इसका पहली बार आयोजन किया गया था 1973 में। याद रखेंगे, 1973 में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को अगर देखें उससे पहले ये जान लें कि जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वह 5 जून 1973 को मनाया गया था, और उस समय नारा दिया गया था ओनली वन अर्थ, केवल एक धरती है हमारे लिए। तो इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, और इसको भी सबसे बड़ा खतरा हो रहा है पर्यावरण को माइक्रोप्लास्टिक्स से। तो हम लोग माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। व्हाट आर माइक्रोप्लास्टिक्स जनरली डिफाइंड एज बेस्ड ऑन देयर साइज? आमतौर पर माइक्रोप्लास्टिक्स को उनके आकार के आधार पर कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा लेस देन 5 mm, 5 mm से कम का अगर प्लास्टिक हो तो उसे माइक्रोप्लास्टिक माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स? निम्नलिखित में से कौन माइक्रोप्लास्टिक का एक प्राथमिक स्रोत है? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त सभी जो हैं वो माइक्रोप्लास्टिक्स के सोर्स हैं। बड़े प्लास्टिक मलबे जब टूटते हैं तो उससे भी छोटे छोटे प्लास्टिक बन जाते हैं, माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं। जैसे व्यक्तिगत देखभाल के उत्पाद, जैसे स्क्रबिंग करने वाले उत्पाद, ब्यूटी से संबंधित कुछ उत्पाद होते हैं, उनमें छोटे छोटे प्लास्टिक के बीड्स होते हैं, माइक्रो बीड्स होते हैं, वो भी माइक्रोप्लास्टिक्स ही हैं। और कपड़े, जैसे सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े हम लोग जब पहनते हैं तो वो भी जब प्रयोग में आते हैं तो उनसे भी माइक्रोप्लास्टिक्स का निर्माण हो रहा है। ये सब पर्यावरण में जा रहा है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। माइक्रोप्लास्टिक्स हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ दीज एनवायरनमेंट्स? माइक्रोप्लास्टिक्स इनमें से किस वातावरण में पाए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। माइक्रोप्लास्टिक्स ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। महासागर में मिल रहा है, ताजे पानी में मिल रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, हवा में मिल रहा है, पहाड़ों पर मिल रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ मनुष्य जा रहा है वहाँ वहाँ माइक्रोप्लास्टिक्स जा रहे हैं, और जहाँ मनुष्य नहीं जा रहा है वहाँ पानी, हवा इत्यादि के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक्स पहुँच रहे हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन कंसर्न रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक्स इन द फूड चेन? खाद्य श्रृंखला में माइक्रोप्लास्टिक्स के संबंध में मुख्य चिंता क्या है? तो इनके बारे में सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये जीवों में जमा हो सकते हैं। दे कैन एक्यूमुलेट इन ऑर्गेनिज्म्स एंड ट्रांसफर टॉक्सिन्स, और विषाक्त पदार्थों को स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात ये एक ऐसे पदार्थ हैं जो कि शरीर में जमा हो जाएंगे और फिर कैंसर और दूसरे बीमारियों का ये कारण बनते हैं। तो सावधानी पूर्वक हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। माइक्रोप्लास्टिक्स से तो बचना ही चाहिए। साथ ही साथ जब प्लास्टिक्स के पदार्थों का हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं
उनके भी प्रयोग में सावधानी बरतना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे पानी का बोतल आप बार बार अगर यूज करते हैं तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स आपके शरीर में जा रहा है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। व्हाट आर रामसर साइट्स प्राइमरली डिजाइनेटेड फॉर? रामसर स्थल मुख्य रूप से किसके लिए नामित किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं, आर्द्र भूमि का अर्थ हुआ नदी, तालाब। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से अगर देखें तो वेटलैंड्स ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं जो कि जहाँ पर कि पानी जो है वह ज़मीन से मिलता है, और आमतौर पर जो रामसर जिनको रिकॉग्नाइज करता है उनमें आते हैं झील, दलदली स्थल इत्यादि। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच वेटलैंड्स फ्रॉम राजस्थान वेयर डिजाइनेटेड एज न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया ऑन जून 4, 2025? 4 जून 2025, 4 जून 2025 को राजस्थान से कौन से आर्द्र भूमि भारत में नए रामसर स्थलों के रूप में नामित किए गए? तो इसका उत्तर होगा खीचन एंड मेनार। खीचन और मेनार को नए रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। इन विच ईयर वाज द रामसर कन्वेंशन साइंड? रामसर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह हस्ताक्षर हुआ था 1971 में। 1971 में 2 फरवरी को इस पर हस्ताक्षर हुआ था, और यह जो हस्ताक्षर हुआ था वह रामसर नाम के स्थल पर हस्ताक्षरित हुआ था, इसलिए रामसर कन्वेंशन इसे कहा जाता है। और यह रामसर स्थल जो है वह ईरान में है। कहाँ पर है यह? तो यह ईरान में है, और इसी के कारण इस कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन नाम दिया गया। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। एज ऑफ जून 2025 हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? जून 2025 तक भारत में लगभग कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका उत्तर होगा 91। 91 रामसर स्थल हैं भारत में अब। और अगर बिहार में देखें तो बिहार में भी 2-3 स्थल हैं। एक तो कांवर झील है, दूसरा नागी और नकटी रामसर साइट्स हैं, जमुई में है ये, और कांवर झील जो है वह बेगूसराय में है। खीचन वह राजस्थान के फलोदी में है, और मेनर जो है वह उदयपुर में है राजस्थान के। ये दोनों नए एंट्रेंट्स हैं रामसर साइट के लिस्ट में, और अब 91 हो गई है इनकी संख्या भारत से। व्हाट इज़ द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड? मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या है? तो इसका उत्तर होगा अ रजिस्टर ऑफ रामसर साइट्स वेयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंजेस हैव अकर्ड और आर लाइकली टू अकर। रामसर स्थलों का एक रजिस्टर जहां पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुए हैं या होने की संभावना, यानी जिनको पारिस्थितिक रूप से खतरा होता है वो सभी इस रिकॉर्ड में आ जाते हैं। ऐसे रामसर स्थल, यानी ऐसे रामसर स्थल जिनको कि मानवीय हस्तक्षेप या प्रदूषण के कारण जो है उनका पारिस्थितिकी तंत्र जो है खराब हो रहा है, तो उनको मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में रखा जाता है। Which of these Ramsar sites are currently, as of the latest available information, listed on the Montreux record? इनमें से कौन से भारतीय रामसर स्थल वर्तमान में नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में सूचीबद्ध हैं? तो इसका उत्तर होगा केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकटक लेक मणिपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर जो है ये दोनों रामसर साइट हैं, लेकिन वो अभी पारिस्थितिक रूप से खतरे में है, तो वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के हिस्से हैं, उसमें शामिल किया गया उन्हें। अभी 2025 का जो लिस्ट है उसमें भी मैंने देखा है, तो ये दोनों हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स? भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से 40 रामसर साइट्स जो हैं वो सूचीबद्ध हैं, और उस दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक हैं। उत्तर प्रदेश से लगभग 10 हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्री प्लांटेशन कैंपेन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इनकरेजिंग पीपल टू प्लांट अ ट्री? प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान का क्या नाम है जो लोगों को एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो इसका उत्तर होगा एक पेड़ माँ के नाम, अ ट्री इन मदर्स नेम। तो एक पेड़ माँ के नाम है, याद रखेंगे। और अभी सरकार ने
इसके दूसरे वर्जन को लॉन्च किया है 2024 में, इसे लॉन्च किया गया था एक पेड़ माँ के नाम को। अब एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च कर दिया गया और इसमें एक न्यूमेरिकल लक्ष्य भी दे दिया गया है कि जून 5 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक, यानी लगभग 3-3.5 महीने के समय में 10 करोड़ वृक्षारोपण किया जाएगा। और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि अरावली दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तक फैला हुआ है, तो उस पूरे एरिया में इनके जो 4 स्टेट के 29 जिलों में 700 किलोमीटर लंबे अरावली रेंज के क्षेत्र में वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, पुनर्वृक्षारोपण किया जाएगा, फिर से उसे हरा भरा किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वह लैंड डिग्रेडेशन यानी ज़मीन के ह्रासकरण और डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण से पीड़ित है। तो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत जो वॉल प्रोजेक्ट के तहत जो है भी वृक्षारोपण किया जाएगा और यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन इज़ द नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया ऑफिशियली शेड्यूल्ड टू बिगिन? भारत की अगली जनगणना आधिकारिक तौर पर कब शुरू होने वाली है? तो यह शुरू होने वाली है 2027 से, इसे ध्यान रखेंगे, और 2030 तक इसके आंकड़े आएंगे, फाइनल आंकड़े। What significant data point will be officially included for the first time in decades in the upcoming census 2027? आगामी जनगणना 2027 में दशकों में पहली बार कौन सा महत्वपूर्ण डेटा बिंदु आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा कास्ट इन्यूमरेशन, जाति जनगणना। जाति जनगणना अभी तक नहीं की जाती थी, जाति गणना, तो जाति गणना की जाएगी जनगणना के साथ ही। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। द सेंसस ऑफ इंडिया इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय विच लीगल एक्ट? भारत की जनगणना मुख्य रूप से किस कानूनी अधिनियम द्वारा शासित होती है? तो इसका उत्तर होगा सेंसस एक्ट 1948, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत शासित होती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल इज सेंसस एक्सक्लूसिवली प्लेस्ड? भारतीय संविधान के अनुसार 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत जनगणना को विशेष रूप से रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा संघ सूची। केवल केंद्र सरकार को ही जनगणना कराने का अधिकार है, तो यूनियन लिस्ट में से रखा गया है। 3 सूचियां होती हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कुछ दशाओं में, आपात आदि की दशाओं में या राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो संघ सरकार भी, केंद्र सरकार भी बना सकती है। और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है तो उसका कानून जो है वह राज्य सरकार के कानून के ऊपर प्रभावी हो जाएगा, राज्य सरकार का कानून अप्रभावी हो जाएगा। और रेसिडुअरी पावर्स जो है, अवशिष्ट शक्तियाँ का अर्थ हुआ कि अगर ये इन तीनों सूचियों में कोई विषय नहीं दर्ज है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है। यानी अवशिष्ट शक्तियाँ वो हुई जो कि इन तीनों सूचियों में नहीं शामिल होने वाले विषय पर जो शक्तियाँ हैं, और ये अवशिष्ट शक्ति है केंद्र सरकार के पास। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द रीएडजस्टमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन द सेंसस डेटा? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन परिसीमन को अनिवार्य किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 82 और 170। 82 जो है, अनुच्छेद 82 जो है वह है लोकसभा राज्यसभा सांसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में है, और जो 170 है वो स्टेट असेंबलीज के बारे में है। और इन दोनों के द्वारा क्या होता है? इन दोनों के द्वारा होता है कि एरिया का जो परिसीमन है जनगणना के आंकड़े के आधार पर ही कि कितना बड़ा एरिया होगा, उस कितनी जनसंख्या इसमें शामिल होगी, कहाँ कहाँ की जनसंख्या शामिल होगी, ये निर्धारित किया जाता है। इसे परिसीमन कहते हैं, यानी सीमाओं का निर्धारण, डिलिमिटेशन। Which article of the Indian Constitution implicitly supports the investigation into the conditions of socially and educationally backward classes often linked to the need for caste data? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच का परोक्ष रूप से समर्थन करता है, जिसे अक्सर जाति डेटा की आवश्यकता से जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 के तहत ही जो है सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थितियों की जांच करवा सकती है, कमीशन के माध्यम से जांच करवा सकती है।
अभी हम लोग जैसे पीछे देख रहे थे एक प्रश्न, तो उससे थोड़ा सा और विस्तार से बता दूं कि जैसे जनगणना के आधार पर जब पुनर्समायोजन होता है तो अभी कुछ लिमिटेशंस इसमें दिए हैं, कुछ जो है संविधान के हिसाब से बताया गया है, वो उन चीज़ों को मैं बता दूं कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो है वह क्या हो रहा है, राज्यों में जैसे लोकसभा में किसी राज्य में लोकसभा के कितने प्रतिनिधि होंगे, यह सब डिसाइड होता है। एलएस रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके प्रतिनिधि जो हैं या राज्यसभा के प्रतिनिधि, यह निर्धारित होता है 1971 की जनगणना के हिसाब से, और 2001 की जनगणना के हिसाब से निर्धारित होता है डिलिमिटेशन, परिसीमन, यानी किसी राज्य के भीतर ही जो लोकसभा के क्षेत्र हैं, विधानसभा के क्षेत्र हैं, वो कितने बड़े बड़े होंगे, कितना छोटा होगा, कौन कौन सा एरिया शामिल होगा, यह निर्धारित होता है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो यह परिसीमन कह सकते हैं, क्षेत्रों का परिसीमन जो है वह होता है 2001 की जनगणना से, और प्रतिनिधियों की संख्या जो होती है वह निर्धारित होती है 1971 की जनगणना से। और इसी कोई कारण जो है विवाद चल रहा है। दक्षिण के राज्य विशेषकर तमिलनाडु आदि जहाँ पर जनसंख्या कम हो गई है, तो उनको लगता है कि अब नई जनगणना से उनका जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है वह घट नहीं जाए, तो इसलिए वो अपनी मांगे रख रहे हैं कि पुराना ही आंकड़ा रखा जाए। अब हम लोग बीसी कमीशन यानी पिछड़े वर्गों के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए जो कमीशन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि 340 अनुच्छेद 340 के आधार पर सरकार जो है पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति की जांच के लिए कमीशन बैठा सकती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले इसके बारे में पूरा डिटेल जान लें। तो अनुच्छेद 340 जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाए, और जो इस तरह से पहला आयोग जो नियुक्त हुआ था वह था काका केलकर कमीशन। काका केलकर कमीशन जो था वह यानी पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो था वह 1953 में गठित हुआ था, और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इसकी रिपोर्ट को सरकार ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें आरक्षण की बात की गई थी, और उसमें माना गया कि नहीं, मेरिट जो है इससे, योग्यता जो है वह इससे प्रभावित होगी। बाद में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना, मंडल कमीशन जिसे नाम दिया गया, और बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। 1979 में यह कमीशन बना था जनता पार्टी के समय में। 1980 में इसने अपना रिपोर्ट दिया, और इसके रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन इसने लगभग 3743 जातियों को चिन्हित किया और बताया कि इनकी आबादी जो है कुल जनसंख्या का 52% है, इसलिए कम से कम उन्हें 27% आरक्षण जो है मिलना चाहिए सार्वजनिक सेवाओं में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, दोनों जगह मिलना चाहिए। फिर 1990 में बीपी सिंह की सरकार के समय इसे लागू किया गया, और यहाँ विवाद हुआ, तो विवाद होने के बाद इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय बरकरार रखा कि 27% आरक्षण जो है वह दिया जा सकता है, लेकिन क्रीमी लेयर को ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने से वंचित कर दिया गया। इक्वलिटी की बात की गई और उन्हें ओबीसी आरक्षण से वंचित किया गया। अब हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो यह एक समय कानूनी संस्था थी, सांविधिक संस्था थी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उसके पालन करने के लिए। तो बाद में इसे अब एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है 102 में संविधान संशोधन के द्वारा 2018 के। एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतें सुनने का भी अधिकार मिल गया है, कल्याणकारी उपायों की जांच करने का भी अधिकार मिल गया है, और साथ ही साथ ये लिस्ट तैयार करने का भी अधिकार मिल गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। The delimitation of parliamentary and assembly constituency in India has been frozen until the publication of the first census after which year? भारत में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष के बाद पहली जनगणना के प्रकाशन तक रोक दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। तो परिसीमन को 2026 तक जो होने वाली है जनगणना उसके प्रकाशन तक रोक दिया गया है। तो यह जो नई जनगणना होगी वह 2027 से होगी, और उसके बाद जो है सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों आदि का परिसीमन भी होगा। तो परिसीमन का अर्थ वही हुआ जो डिलिमिटेशन यानी सीमाओं का निर्धारण करना कंस्टिट्यूएंसीज का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु वाज क्राउन मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका उत्तर होगा ओपल सुचाता चुआंगश्री। ओपल सुचाता चुआंगश्री को यह पदवी मिली है।
मिस वर्ल्ड 2025 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज द मिस वर्ल्ड 2025 ग्रैंड फिनाले हेल्ड? तो यह आयोजित हुआ हैदराबाद में, भारत में ही आयोजित हुआ था। मिस वर्ल्ड 2025 में कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया? हाउ मेनी कॉन्टेस्टेंट्स पार्टिसिपेटेड इन मिस वर्ल्ड 2025? तो इसका उत्तर होगा 108 देशों के 108 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और जो चुनी गई वो थाईलैंड की हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम था ब्यूटी विद अ पर्पस, उद्देश्य के साथ सौंदर्य। विच इंडियन कंटेस्टेंट रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय प्रतियोगी कौन थी? तो इसका उत्तर होगा नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वेयर विल द 51st G7 समिट बी हेल्ड इन 2025? 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होगा? तो इसका उत्तर होगा कानानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा। कानानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में होगा, कनाडा में आयोजित होगा, इसे याद रखेंगे G7। और विच कंट्री होल्ड्स द G7 प्रेसिडेंसी इन 2025? 2025 में G7 की अध्यक्षता कौन सा देश करता है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है कनाडा, इसलिए कनाडा में ही आयोजित हो रहा है। Why is India's Prime Minister नरेंद्र मोदी unlikely to attend the G7 Summit 2025? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भाग न लेने की संभावना क्यों है? क्योंकि उनको कोई भी ऑफिशियल इनविटेशन नहीं मिला है और कनाडा और इंडिया के जो टाइज हैं वो भी स्ट्रेंड हैं, कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है और भारत और कनाडा संबंधों में भी तनाव व्याप्त है। तो G7 के बारे में हम लोग देखें तो G7 जो है वह कभी G5 था, तो G5 बाद में इटली आया तो G6 हो गया, फिर उसमें कनाडा आया तो G7 हो गया और फिर उसमें रसिया आया तो G8 हो गया। लेकिन 2014 में क्रीमिया को लेकर जब यूक्रेन और रूस के बीच विवाद हुआ तो रसिया को बाहर कर दिया गया और तब से यह G7 ही है। और इसमें जो सदस्य देश हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली देश होते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी हैं। इसके अलावा एक नन इन्यूमरेटेड नंबर है, यानी उससे गिनती में ना गिना जाने वाला, EU भी इसका सदस्य है। तो 8 सदस्य होते हैं टोटल G7 में अगर देखा जाए तो। और यह किसी ट्रीटी पर, संधि पर आधारित संगठन नहीं है, बल्कि एक ऑयल क्राइसिस हुआ था उसी के बाद 1973 के आसपास, तो उसी के बाद इस संगठन की उत्पत्ति हुई थी। और इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, सचिवालय नहीं है, ना तो ऑफिस है, कार्यालय भी नहीं है। यह इसीलिए जहाँ जहाँ इसका जो प्रेसिडेंट होता है जो देश, वहीं पर इसका आयोजन भी किया जाता है, प्रेसिडेंसी के हिसाब से आयोजन होता है और वह भी एनुअली जो है साल दर साल मेंबर स्टेट्स के बीच बदलता रहता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डज उम्मीद स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वक्फ उम्मीद पोर्टल? वक्फ उम्मीद पोर्टल के संदर्भ में उम्मीद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्ष और विकास। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्फ है इसके बीच में तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना है। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। तो यह एक पोर्टल बनाया गया जिस पे कि वक्फ प्रॉपर्टीज का जो है रजिस्ट्रेशन होगा, उनका पंजीकरण किया जाएगा। और इससे संबंधित भी एक प्रश्न है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन पीरियड फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज ऑन द उम्मीद पोर्टल? उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण अवधि क्या है? तो यह अवधि है 6 माह। 6 माह के अंदर है उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, नहीं तो वो फिर विवादित हो जाएंगी और फिर जाके जो बोर्ड है उसके पास जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें और बताएं कि क्या सुधार करना चाहिए, कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। जो वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।